सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर इस वीडियो चैनल के माध्यम से अपन विधि की कक्षाओं की श्रृंखला में विधि प्रथम वर्ष के विषय अपकृत्य विधि की चर्चा करेंगे और इस विषय में अपना जो पीछे से टॉपिक चला रहा है वो है अपकृत्य के सामान्य अपवाद। और इन अपवादों में अपन ये लास्ट कक्षा आज करेंगे, उसके पश्चात जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ देखो, आज जिस वीडियो की अपन चर्चा करेंगे वो है सांविधिक प्राधिकार या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। देखो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यहाँ देखिए कुछ शब्द में आपके सामने रख रहा हूं, स्टैट्यूट्स और लॉ। इन दोनों में क्या फर्क है, सबसे पहले आप ये देखेंगे तो देखो, विधि में सब चीजें आ जाती हैं, जैसे रूढ़ि, प्रथा, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानून, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ये सारी चीजें किस में हैं, विधि में। या इसके अलावा किसी भी मूल कानून को लागू करवाने के एवज में जारी किए गए नियम, उपनियम, परिनियम, ये सब जो होते हैं वो विधि की परिभाषा में आते हैं। तो लॉ मीन्स होता है विधि, और स्टैट्यूट्स को अपन कहते हैं संविधि। तो इसमें केवल वो लॉ जाएंगे जिनको लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा इनेक्टमेंट दिया गया है। कहने का मतलब है विधानमंडलों ने जिन कानूनों को पारित किया है उन्हें अपन संविधि कहेंगे। तो देखो, विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों में यदि किसी प्रकार का प्राधिकार या अथॉरिटी किसी पब्लिक सर्वेंट को दी गई है और उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए यदि पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी प्रकार का कार्य करने के दौरान अपकृत्य किस्म का कोई परिणाम सामने आता है, तो उस अपकृत्य के लिए उस व्यक्ति को इसलिए मुक्त किया जाएगा क्योंकि उसने अपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के एवज में उस कार्य को अंजाम दिया है। ठीक पिछले कुछ एक्सेप्शंस की तरह अपन ने इस बात को 3 बिंदुओं में लिया है। ये 3 बिंदु आपके सामने मौजूद हैं। देखो, पहला जो बिंदु अपन ने लिया है वो इसके मीनिंग को डिफाइन करने के लिए लिया है। ये ध्यान से आप पढ़ेंगे। देखो, जब कोई कार्य किसी अधिनियम के प्राधिकार के अंतर्गत, देखो जो चीज मैं आपको बता रहा था वो इस वर्ड में आ गया है। अधिनियम जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बहुमत से पारित किए गए कानून होते हैं, और यही मैंने पहचान किसकी बताई है, स्टैट्यूट्स की बताई है। तो देखो, जब कोई व्यक्ति किसी अधिनियम के प्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है तो ये एक पूर्ण प्रतिरक्षा होती है, और क्षतिग्रस्त पक्षकार को उस प्रतिकार के सिवाय जो संविधि द्वारा उपबंधित है कोई उपचार नहीं मिल सकता। देखो कितनी क्लियर कट भाषा लिखी हुई है। कहने का मतलब है कि इस पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। एक सॉलिड रूल एक्सेप्शन है ये अपकृत्य विधि में। अगर किसी स्टैट्यूट में किसी पब्लिक सर्वेंट के कार्य को विद अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया है और उस कार्य को करने के दौरान यदि पब्लिक सर्वेंट से हुए कार्य से किसी की क्षति हो जाती है तो उस क्षति के लिए केवल तभी उस पब्लिक सर्वेंट को या राज्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उस संविधि में उस क्षतिपूर्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, उस पब्लिक सर्वेंट या राज्य को किस सीमा तक उस क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, तो इसके बारे में भी इस एक्सेप्शन में साफ लिखा हुआ है। देखो, क्षतिग्रस्त पक्षकार को उस प्रतिकार के सिवाय जो संविधि द्वारा उपबंधित है। कहने का मतलब है कि जिस संविधि या जिस अधिनियम या जिस कानून में कर्ता को जो अथॉरिटी दी गई है उस कानून में ही होने वाली नुकसानी या जो लीगल डैमेज है उसका उल्लेख किया जाएगा, और जिस सीमा तक उल्लेख किया गया है उस सीमा से बाहर जाकर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की रेमेडी अपकृत्य में नहीं दिलाई जा सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि लोक पथ पर किसी की गाड़ी से कोई भेड़ मर जाती है, तो जैसे भेड़ की कीमत सामान्यतः आप सब जानते हो हजारों में होती है,
लेकिन अगर पब्लिक पैलेस पर या पब्लिक पथ पर यदि इस प्रकार का एक्सीडेंट होता है और क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में जब अपकृत्य विधि के तहत वाद दाखिल किया जाता है तो आपको पता है कि अपने यहाँ के लॉज में मात्र 26 रुपये एक बेड का कंपनसेशन या रेमेडी दिलाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर उस अधिनियम में किसी संभावित नुकसानी के बारे में पहले से कल्पना की गई है और एक सीमा तक उस डैमेज की, या यूं कह सकते हैं कि परिनिर्धारित नुकसानी, एडजेक्ट जो शब्द है, पहले से डिसाइड किया गया है, तो उस नुकसानी से ज़्यादा वादी को नहीं दिलाया जाएगा। और यदि किसी प्रकार की लीगल इंजरी दिलाने की बात उस अधिनियम में नहीं की गई है तो प्रतिवादी जो है वो पूर्णतया क्षतिपूर्ति की राशि से मुक्त रहेगा। तो यहाँ ये पिछले कुछ अपवादों की बजाय कुछ ज़्यादा स्पष्ट है। देखो साफ लिखा हुआ है। यह पहली बात तो यह है कि जिस एक्सेप्शन या प्रतिवाद या बचाव की अपन बात कर रहे हैं वो किसी अधिनियम में दिए गए प्राधिकार के तहत किए गए कार्य के संबंध में हो, तो अगर ऐसा है तो वो एक पूर्ण प्रतिरक्षा है और वादी को क्षतिपूर्ति तभी दिलाई जाएगी जब उस अधिनियम में क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान किया गया है। यदि इस प्रकार का प्रावधान उस अधिनियम में नहीं किया गया है, उपबंधित नहीं है, तो उस सिचुएशन में किसी प्रकार की रेमेडी जो है वादी को नहीं दिलाई जाएगी। दूसरा बिंदु देखें आप इसमें, सांविधिक प्राधिकार के प्रयोग से केवल उस हानि के विपरीत उन्मुक्ति प्रदान की जाती है जो प्रकट है, वर्ण आनुषंगिक हानियों के विपरीत भी उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है। देखो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपन कहते हैं कि जैसे एक प्रत्यक्ष हानि होती है और दूसरी अप्रत्यक्ष हानि होती है, तो या प्रत्यक्ष परिणाम के साथ कई बार हानि के रूप में अप्रत्यक्ष परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो क्या जिस एक्सेप्शन की अपन बात करते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को अपकर्तव्य में अपवाद की बात करते हैं, तो देखो यहां इस सेंटेंस से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की नुकसानी से प्रतिवादी को मुक्त किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। जो डायरेक्ट लीगल इंजरी होती है उसके साथ साथ इनडायरेक्ट लीगल इंजरी से भी प्रतिवादी को मुक्ति दी गई है। देखो साफ लिखा हुआ है, सांविधिक प्राधिकार के प्रयोग से केवल उस हानि के विपरीत उन्मुक्ति प्रदान की जाती है जो प्रकट है, पहली बात तो। दूसरा, वर्ण आनुषंगिक हानियों के विपरीत भी उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। तो आनुषंगिक का मतलब है सहवर्ती, उसके साथ होने वाली अन्य हानियों से भी उसे मुक्ति प्रदान की जाती है। जैसे इसके नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरणार्थ, संविधि के प्राधिकार से निर्मित रेलवे लाइन पर गाड़ियों के चलने से शोर, प्रकंपन, धुआं और चिंगारियों के उड़ने के कारण जो भी आनुषंगिक हानि होती है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे रेल जो है वो एक अथॉरिटी से चलती है, तो रेल से किसी का प्रत्यक्ष नुकसान होता है, उससे राज्य को उन्मुक्ति है। ठीक उसी प्रकार उस रेल से होने वाले ये जो शोर, प्रकंपन, धुआं जैसे नुकसानियां हैं उनसे भी राज्य को मुक्ति प्रदान की गई है। तो ये इनडायरेक्ट नुकसानी है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की नुकसानियों से प्रतिवादी को मुक्ति दी गई है। तो यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का जो अंतर है उसको समाप्त कर दिया गया इस एक्सेप्शन में। तीसरा बिंदु देखेंगे आप, विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत कार्य सावधानी पूर्वक किया जाना अपेक्षित है, और यदि विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत कार्य असावधानी से किया जाता है तो उसके लिए कार्यवाही की जा सकती है। जैसे इसका उदाहरण है स्मिथ बनाम लंदन एंड, इसका पूरा टाइटल है साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी, लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। देखो यहां ये दूसरी बात जो है इसमें डिस्कस करने लायक है, क्या ये प्रतिवाद या बचाव जो है वो प्रतिवादी को ऑथेंटिक, एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड है? नहीं। या यूं कह सकते हैं कि प्रतिवादी की जिम्मेदारी क्या बनती है इस एक्सेप्शन का सहारा लेने के लिए? प्रतिवादी की जिम्मेदारी, तो देखो प्रतिवादी की जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रतिवादी विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत कार्य को सावधानी पूर्वक करे।
कार्य को सावधानी पूर्वक करें। यदि प्रतिवादी इस प्राधिकृत कार्य को सावधानी पूर्वक नहीं करेगा तो उसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का बचाव जो है वो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसका बचाव प्रतिवादी को उस सिचुएशन में नहीं मिलेगा जब वो उस कार्य को या प्राधिकृत कार्य को करने में किसी प्रकार की चूक करता है या किसी प्रकार की सावधानी बरतने में चूक करता है, तो उस सिचुएशन में उससे ये बचाव नहीं मिलेगा। इस प्रकार इस वाद में दो चीजें और भी डिस्कस की गई। देखो, ये जो लास्ट में अपन ने जिस केस को डिस्कस किया है, स्मिथ बनाम लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी, इसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को दो भागों में बताया गया है। देखो, ऑथेंटिक या इसको अपन क्या कह सकते हैं, निरंकुश भी कह सकते हैं। ऑथेंटिक या निरंकुश स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और सशर्त अथॉरिटी। जैसे अभी अपन यहाँ जिस चीज को डिस्कस कर रहे थे, ये एक सशर्त अथॉरिटी है कि जो बचाव मिलेगा वो बचाव उसी सिचुएशन में मिलेगा जब प्राधिकृत व्यक्ति प्राधिकृत कार्य को सावधानी से करेगा, और यदि सावधानी बरतने में किसी प्रकार की चूक करता है तो उस सिचुएशन में उसे वो प्रतिवादी या बचाव नहीं मिलेगा। इस प्रकार अपन ने, या एक ये रह गया निरंकुश या ऑथेंटिक जो सांविधिक प्राधिकार है, उसमें किसी प्रकार की कंडीशन का पूरा होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है उस प्राधिकार का होना ही अपने आप में सफिशिएंट है, किसी कंडीशन का फुलफिलमेंट होना जरूरी नहीं है। ये कुछ चीजें अपन ने इस अपकृत्य विधि के जनरल एक्सेप्शन में जो है वो डिस्कस किया था। तो ये एक लंबा चैप्टर कुछ वीडियो सीरीज के माध्यम से अपन पिछली कुछ कक्षाओं से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो अपकृत्य के सभी चैप्टर्स का अध्ययन करने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स में अपने सामने जो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी उन स्थितियों के साथ पहले से अपने को इन एक्सेप्शंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन चीज़ों को समझने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। जैसे और भी बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे जो सामान्य अपवाद होते हैं, जैसे इंडियन पेनल कोड को अपन अध्ययन करते हैं, आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन हैं वो पहले रखे गए और उनका पहले अध्ययन करना जरूरी है ताकि शीर्षक वाइज हमें वो सारी चीज़ें पहले से ध्यान में हो कि कौन से रूल का एक्सेप्शन क्या है। इस प्रकार अपन ने देखो एक छोटी सी कोशिश की है इस वीडियो सीरीज के माध्यम से अपकृत्य के अपवादों को पढ़ने की। अब अगली कक्षा से अपन विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे अपकृत्य की विशिष्ट श्रेणियों या विशिष्ट अपकृत्यों के बारे में। थैंक यू सो मच। ये लो जी, हो गया। अनशन विधि प्रथम वर्ष में डालना है।